नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश में हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, तो आज उसी श्रृंखला में ये नवा मॉक टेस्ट है जिसमें हम लोग लगभग 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा में अब जो है कुछ ही दिन का समय शेष है, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी तैयारी को अंतिम रूप से जो है सेटिस्फैक्ट्री तरीके से समाप्त करें, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आपको ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज प्रदान होगी, और साथ में सॉल्व पीडीएफ नोट्स आपको उसके जो है दिए जाएंगे। यानी पीडीएफ में उस टेस्ट का संपूर्ण हल दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सिलेबस पर आधारित और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए अति संभावित हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप लेखपाल लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई में दे दी जाएगी। लेकिन अंत समय में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का जो है हम अपना सेगमेंट। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? तो संविधान ने ग्राम पंचायतों को बहुत सारे कार्य अलॉट किए हैं, बहुत सारी शक्तियां दी हैं। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, जरा इसको हम देखते हैं। स्थानीय कर लगाना और जमा करना, रोजगार संबंधी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जल संसाधनों, ग्रामीण सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों आदि का रखरखाव और निर्माण। तो इनमें से कौन सा कार्य है? तो अगर देखेंगे तो ये सभी कार्य जो है ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली के लिए 3 सदस्य स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान या ग्राम प्रधान कहा जाता है, और ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य हैं जैसे स्थानीय कर लगाना और जमा करना, इसमें मेलों पर कर इत्यादि है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जल संसाधनों के लिए कार्य, ग्रामीण सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और सामान्य संपत्ति संसाधनों का रखरखाव और निर्माण कार्य इसमें शामिल है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था? तो आज़ाद भारत का एक ये पहला जो है संगठित कार्य था ग्रामीण विकास के तरफ जो है, तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था ये आपको बताना है। निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन सही है, 1952 में ये शुरू हुआ था। ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। 1952 में शुरू किए गए कार्यक्रम को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में व्यापक क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में निम्नलिखित में से किसने ग्राम प्रधान के रूप में कार्य किया? यानी उस समय जो है ग्राम प्रधान को क्या कहते थे? कहने का दूसरी तरह से आशय ये है कि उस समय जो व्यवस्था थी उसमें ग्राम प्रधान को क्या कहते थे, या इनमें से किस पद को ग्राम प्रधान के समकक्ष रखा जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या है? पाटिल। पाटिल जो होते थे उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य किया करते थे। शिवाजी के समय ग्रामीण प्रशासन में काफ़ी सुधार हुआ। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान प्रशासन प्रणाली प्रमुख थी। कुलकर्णी एक प्रकार के लिपिक होते थे जो मुक्ता ब्राह्मण होते थे। सुमंत दबीर शादी समारोहों विदेशी मामलों के जानकार होते थे। अगला प्रश्न, भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है? ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है, लेकिन कितने प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17.45% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जो डेटा हैं उसके अनुसार खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 17.45%, गन्ने में अगर देखें तो 41.28%, गेहूं में 28.74%, दूध में 16.97%, चावल में लगभग 12% और तिलहन में लगभग 3.40% का योगदान उत्तर प्रदेश करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 20% भाग
इसी प्रदेश में स्थित है। लगभग 73% लोगों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि व्यवस्था है। राज्य की 88% भूभाग पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? तो यहाँ पर बात हो रही है जीएसवीए, जिसको हम ग्रास वैल्यू एडेड कहते हैं, जीएसवीए। तो जीएसवीए की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 23%। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आय स्थायी भावों पर कृषि क्षेत्र में योगदान है 23% और प्रचलित भाव के आधार पर ये 25.3% है। लेकिन मुख्य रूप से स्थायी भाव पर ही आपसे पूछा जाता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का आप देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्थायी भावों पर 23% है। सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र का जो है 26.8% है, जिसको हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, उसका 50.2% है। और उस दौरान जो है वृद्धि दर भी देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जो है पॉजिटिव वृद्धि थी और इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो निगेटिव हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है? तो अगर औसत भूमि का आकार हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में तो 0.9 हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी कम है भूजेत के आकार पर। तो उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार 0.9 हेक्टेयर है, जो कि कृषि की उन्नति में सबसे पहली रुकावट है। राज्य के 73% से अधिक किसान जो है सीमांत किसान हैं, जिन्हें कृषि कार्य का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके भूमि जोत जो है बहुत छोटे हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये राज्य स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि कितनी है? तो ये एक स्वीकृत सीमा होती है जहाँ तक जो है कृषि विकास निधि के अंतर्गत जो है खर्च किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि जो है 30 करोड़ रुपए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस निधि के माध्यम से कृषि कार्य में उन्नत साधनों के इस्तेमाल करने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, खरीफ फसलों का उत्पादन निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में होता है? तो उत्तर प्रदेश को भी आप जानते हैं 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो खरीफ जो फसलें होती हैं खरीफ की, वो प्रमुख रूप से किस जलवायु क्षेत्र में होती हैं, ये आपको बताना है। उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनमें खरीफ की फसल का अधिक उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में खादर मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र मिलता है, जो खरीफ फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। इस मिट्टी का निर्माण, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि पोटास और चूने की बहुलता पाई जाती है और इसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मुगल कालीन भारत में गांव के कमज़ोर होने का कारण क्या था? गांव का मतलब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से है। तो उसका जो कारण था, क्योंकि जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी व्यवस्था को बढ़ावा देना, नगरों पर ज़्यादा ध्यान देना, शहरों गाँव पर फोकस कम, तो ये सभी कारण जो है गाँव के कमज़ोर या गाँव में जो ग्राम पंचायती राज जैसी संस्थाएं उस समय पाई जाती थी, उनके कमज़ोर होने के कारण थे। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को विलायत नामक प्रांतों में विभाजित किया था। एक गांव के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए वहां पर मुकद्दम होता था, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी होता था, जो आज का लेखपाल वाला कार्य करता है, और पंच की मदद से विवादों को निपटाने के लिए एक चौधरी होता था। तो ये जो है गांव के शासन के लिए महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे।
गांव के पास अपने क्षेत्र में स्वशासन के संबंध में पर्याप्त शक्तियां थी। मध्ययुगीन काल में मुगल शासन के अधीन जातिवाद और सामंतवादी शासन व्यवस्था ने धीरे धीरे गांव में स्वशासन का क्षरण किया। उसी समय मुगल काल के दौरान विशेष रूप से जमींदार और जागीरदार व्यवस्था बड़े पैमाने पर विकसित हुई। इन्हीं सब कारणों से ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। अगला प्रश्न लेंगे, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी इनमें से कौन सा था? तो वैदिक काल में जो ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण प्रशासन था, उसमें प्रमुख अधिकारी होता था गांव का ग्रामीणी कहते थे उसको। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार गांव मूल से वैदिक काल में एक स्वायत्त संस्था थी और केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त थी, यानी गांव का अपना स्वयं का प्रशासन होता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य के अधिकारियों में पुजारी और सेना प्रमुख शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था और एक गांव में कई कुल होते थे। गांव के संगठन को सम्मिलित रूप से विस कहा जाता था और विस का जो संगठन को जन कहा जाता था। जब कई सारे विस मिलते तो एक जन बनता था। और गांव की मुखिया या गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था और विस का मुखिया जो है विसपति होता था। तो ये जो है वहाँ तब की प्रशासनिक व्यवस्था थी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में पंचायती राज दिवस को प्रमुखता से मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में, जो राष्ट्रीय दिवस से पंचायती राज का मनाया जाता है। ये दिन प्रतिवर्ष 1992 में हुए संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमन यानी उसी दिन लागू होने का प्रतीक बन चुका है। इस दिन अधिनियमित हुआ था। देश में 24 अप्रैल 2022 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती दिवस अभी हाल में मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? बिक्री कर नहीं लगाया जाता है, भूमि राजस्व कर नहीं लगाया जाता है, सिंचाई कर नहीं लगाया जाता है, यानी इनमें से कोई भी कर नहीं लगाया जाता है। इनमें करों में कौन से शामिल हैं जो ग्राम पंचायतें लगा सकती हैं? तो निर्धारित दर पर सेवा कर, टोल टैक्स, गांव में या उसके आसपास के आयोजित मेलों के लिए शुल्क, कृषि भूमि पर कर इत्यादि जो है ग्राम पंचायत को तो शक्ति मिली हुई है। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज प्रणाली के तो कई सारे उद्देश्य हैं, विशेषकर जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये जो है सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका। बाकी अगर देखेंगे तो राजनीतिक जवाबदेही, लोग विकास में लोगों की भागीदारी, ये सभी जो है इसमें आते हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य है जिसको लेके पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 243 ZD, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके अनुसार जिला स्तर पर जिला और निचले स्तर पर नीचे की योजना बनाने के लिए बनाने वाली एक समिति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल है? तो जिला पंचायत के सदस्य पदेन इनमें से कौन कौन से होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य होते हैं उस क्षेत्र के, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, यानी सभी जो है जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल होते हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। ये एक निर्वाचित निकाय है। इसके सदस्य सीधे लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनमें से ही किया जाता है, जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत समिति नहीं है? तो ग्राम पंचायत के
सफल संचालन के लिए कई सारी समितियां बनाई जाती हैं। तो इनमें से स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधक समिति, शिक्षा समिति, ये सभी ग्राम पंचायत समिति का हिस्सा होती हैं। एक चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ग्राम पंचायत की समितियां क्या क्या हैं? जल प्रबंधन समिति, नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, कार्य एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो ये सभी समितियां जो है इस ग्राम पंचायतों के कार्यों के निर्वहन के लिए बनाई गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के निर्णय लेती हैं। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत की एक महीने में कितनी बार बैठक होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूनतम कितनी बार बैठक होती है। तो यहाँ पर जो है कम से कम एक बार जो है ग्राम पंचायत की बैठक आवश्यक है। ग्राम पंचायत में कम से कम 9 और अधिकतम 15 सदस्य तक होते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को कार्यकारी समिति कहा जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, जिसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कहते हैं। ग्राम पंचायत की महीने में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न, परिक्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा, एलुवियल सॉयल या मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, ये तीनों ही नाम से जानते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जलोढ़ या एलुवियल मृदा परिक्षेत्रीय या ट्रांसपोर्टेड या ड्रिफ्ट मृदा भी कहलाती है, क्योंकि इसका निर्माण वाहित अवसादों के जमाव से हुआ है। इसे नवीन व पुरातन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में भी विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी की सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो जो सबसे अधिक कटाव होता है वो बलुई मिट्टी में होती है। ए ऑप्शन जो है, जो सैंडी सॉयल होती है, वो करेक्ट होगा। बलुई मृदा के कण असंगठित होते हैं, साथ ही इसमें मृदा को पौधों की जड़ें भी बांधे नहीं रख पाती, इसलिए इस प्रकार की मृदा का कटाव सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा में धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि मानी जाती है? तो धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी को सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। ये चिकनी मिट्टी भी कहलाती है, इसी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये खरीफ की मुख्य खाद्यान्न फसल ज्वार, बाजरा, ढैंचा के लिए भी जो है उपयोगी होती है। कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का एवं सनई भी खरीफ की फसलें हैं। चावल की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ज़्यादातर तराई क्षेत्रों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो खरीफ ऋतु की फसल अभी हमने जिक्र किया है, ज्वार, बाजरा और ढैंचा, ये जो है यहाँ पर इन ऑप्शंस में से खरीफ की फसलों में आता है। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न फसल ज्वार, बाजरा, ढैंचा हैं। इसके अलावा जो है कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का, सनई इत्यादि भी खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न, गांव के वार्डों से चुने गए सदस्यों में कम से कम कितने ग्राम पंचायत में के सदस्य होते हैं? तो कितने हो सकते हैं? अभी हमने एक प्रश्न में इसका जिक्र किया, 9 से 15, न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 होते हैं। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक और अब तक की सबसे बड़ी संस्था है। यह एक स्थायी निकाय है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को कोई अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। ग्राम सभा के निर्णय को रद्द करने की शक्ति केवल ग्राम सभा के पास ही है। ग्राम पंचायत में कम से कम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप इनमें से, या कैश क्रॉप भी हम लोग कहते हैं, तो इसमें से प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप कौन सी है? सही उत्तर क्या है? गन्ना। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगदी फसल या व्यावसायिक फसल है। कुल कृषि योग्य भूमि पर 13% भाग पे इसको उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान भी रखता है। तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसका उत्पादन अधिक होता है। तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ नमी की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। गन्ना की अधिशाली किस्म की फसल की अवधि 18 माह तक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी यह किस्म बोई जाती है। और गन्ना रूट क्रॉप फसलों की श्रेणी में नहीं आता है। आलू, चुकंदर, शकरकंद इत्यादि रूट क्रॉप फसलें कहलाती हैं। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में हमने
ग्राम विकास के जो है लगभग 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित उसका हल देखा। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।